हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ एनआईएस क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है उसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ में एमसीक्यू के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें मैंने एक पीडीएफ बना रखा है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ में बच्चों आंसर भी क्या है प्रोवाइड करा दिया है मैंने। मतलब आप क्वेश्चन और आंसर को एक साथ देख सकते हो और उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम अभी है 15 अक्टूबर को ही आपका क्या है एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ आपने हमारी जो मतलब लेक्चर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो वो आपने देख लिया होगा। अब हम इस सीरीज में क्या है क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। आज का मोटिवेशन कोट से कि कड़ी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती है। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करते रहना है। और आपकी मेहनत में क्या क्या चीज आएगा, आपको नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को आपको रिवीजन करना है, आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, मार्किंग स्कीम देखना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ये सभी आपको क्या है वीडियो में से देखते जाना है। साथ ही साथ में अपनी स्ट्रेटजी, आपका एग्जाम समझ लो 15 अक्टूबर को नहीं, उससे पहले ही आपको क्या है पूरा तैयारी करना है 14 अक्टूबर तक। और एक आध सैंपल पेपर भी क्या है देख कर जाना क्योंकि एनआईएस ने क्या क्या अपने जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया है। मैंने आपको कई सारी वीडियोस में उसके बारे में बता रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे एनआईएस ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक जो भी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके बुक से रिलेटेड होंगे उनको करेंगे। पहले हम पार्ट 3 के करेंगे, बहिर्जात बल तथा उसके द्वारा उत्पन्न भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि इससे पहले जो पहला चैप्टर था उसको भी मैं आपको करा दूंगा। पहले हम बहिर्जात बल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो गतिशील एक ग्रह है। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 परतों से बना है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और आपको पता है पृथ्वी के नीचे क्या है, मैग्मा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी क्या है गतिशील रहती है। हमारी पृथ्वी फुटबॉल की तरह अंदर से खाली नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा जो अंडा होता है ना, अंडे की तरह भरी हुई है। सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद क्या आता है, क्रोड आता है। इसी से हमारे वहां पृथ्वी के ऊपर कुछ आंतरिक बल लगते हैं और कुछ बाहरी बल लगते हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है ना उसके उसकी संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए हमारे वहां पहले क्रम के उच्चावच और दूसरे क्रम के उच्चावच पाए जाते हैं। जो दूसरे क्रम के उच्चावच है उसमें हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, पठार के बारे में और मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले क्रम के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर को रखा गया है। पहला प्रश्न आता है आपके, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए जो विभिन्न बहिर्जात प्रक्रियाओं को क्या है, सशक्त बनाते हैं। यानी कौन से दो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं जो बहिर्जात प्रक्रियाओं को जो है सशक्त बनाते हैं। ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि बहिर्जात प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले ऐसे बल जो बाहर के स्रोत से प्राप्त करते हैं उन्हें बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी जो बाहर से लगते हैं, जैसे सूरज की जो है ऊष्मा वो हमें बाहर से प्राप्त होती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण हो गया, है ना, और जलवायु हो गया, ये सब बाहर से आते हैं। तो अगर पूछे ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, उसमें सौर विकिरण आता है और दूसरा क्या आता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाली जो स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नीकरण और अनाच्छादन बहिर्जात प्रक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। निम्नीकरण और अनाच्छादन में, निम्नीकरण और अनाच्छादन बहिर्जात प्रक्रियाओं का वर्गीकरण है। निम्नीकरण प्रक्रिया के तहत जो है बहिर्जात प्रक्रियाएं 3 प्रकार के होते हैं। एक अपक्षय होता है, एक वृहद संचलन होता है और एक होता है अपर्दन या परिवहन। अगर पूछे अपक्षय प्रक्रिया के तहत अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक और जैविक अपक्षय होता है। वृहद संचालन प्रक्रिया के तहत में एक लंबवत होता है, क्षैतिज होता है और विकर्ण के आधार पर होता है। अपर्दन और परिवहन प्रक्रियाओं के अंतर्गत बहता जल, भूमिगत जल, हिमानी, सागरीय धाराएं, पवन और पेरिमलेशियल प्रकार के होते हैं। अनाच्छादन में सिर्फ एक आता है, निक्षेपण आता है, और निक्षेपण प्रक्रिया के अंतर्गत नदियां, भूमिगत जल, हिमानी, सागरीय धाराएं और पवन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने निम्नीकरण और अनाच्छादन जो बहिर्जात प्रक्रिया है उनको वर्गीकृत किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहिर्जात प्रक्रिया दो प्रकार के, एक भूमि निम्नीकरण और एक अवसादन है। भूमि निम्नीकरण में 3 प्रकार से होता है, एक अपक्षय होता है, एक वृहद संचलन और एक होता है अपर्दन यानी परिवहन होता है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक होता है अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और होता है एक
भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। वराह संचलन के अंतर्गत लंबवत आता है, क्षैतिज आता है और विकर्ण आता है। अपर्दन परिवहन, बहता जल यानी नदी, भूमिगत जल हो गया, हिमानी हो गया। उसके बाद अवसादन, अवसादन में निक्षेपण आता है, निक्षेपण में भी बहता जल यानी नदी हो गया, भूमिगत जल हिमानी, सागरी, ये सारे क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नदियां अपनी घाटी के पार्श्वों का अपर्दन कैसे करती है? तो नदियां अपनी घाटी के पार्श्वों का अपर्दन हाइड्रोक्लोरिक यानी जलीय क्रिया के द्वारा करती है। किस क्रिया के द्वारा? जलीय क्रिया के द्वारा। अपर्दन के विभिन्न साधनों की सहायता के बिना मात्र जल द्वारा चट्टानों की सामग्री को ठोस कर उसको हटाया जाता है। यानी जल के द्वारा क्या होता है, नदी जो है नदियां अपनी घाटी के पार्श्वों का अपर्दन कर देती हैं। नदियों की जो लहरें द्वारा लगाए गए दाब के कारण, नदी की लहरें आती है, दाब लगता है, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को हम जलीय क्रिया कहते हैं। इस प्रकार नदियां अपनी घाटी के पार्श्वों का क्या कर देती हैं? अपर्दन कर देती हैं। अगला आता है, अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा रेत और धूल के शुष्क और शिथिल कणों को हटाने, उठाने और उड़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में पवनों के द्वारा रेत और धूल के शुष्क और शिथिल कणों को हटाने, उठाने और उड़ाने की प्रक्रिया अपवाहन कहलाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? अपवाहन। ये आपको याद रखना है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न 5 आता है, हिमानियों द्वारा ले जाए जाने वाले मलबे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जो हिमानी लेकर जाते हैं, हिमालय द्वारा ले जाए जाने वाले मलबे को सामूहिक रूप से हिमानीकृत जमाव कहा जाता है। हिमानीकृत जमाव कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली द्वितीय क्रम की 3 भू आकृतियों के नाम लिखिए। पहले क्रम की क्या चीज है? महाद्वीप है और महासागर। महासागर है, ये पहले क्रम के उच्चावच आते हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। एक जहां पर सिर्फ भूमि है उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप हमारे पास कितने? 7। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका और फिर आता है हमारा अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप और आता है हमारा आखिरी महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 5 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है जो विशाल जल का भाग होता है जिसे हम महासागर कहते हैं। महासागर 5 है, जिसको आप पैसा से ट्रिक से याद कर सकते हैं। पी से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, एस फॉर आर्कटिक साउदर्न ओशियन यानी आर्कटिक महासागर आता है। क्या आता है? आर्कटिक। एस का मतलब होता है साउदर्न महासागर यानी दक्षिण महासागर आता है इसमें, और ए का मतलब आर्कटिक महासागर आता है। ए का अर्थ क्या होता है? आर्कटिक। तो ये हमारे 5 महासागर हैं। तो इसमें पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली 3 प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए द्वितीय क्रम के। तो द्वितीय क्रम की 3 प्रमुख भू आकृति, एक पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है। इनके महत्व के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अगला आता है, ब्लॉक पर्वत किन प्रक्रियाओं का परिणाम है? ब्लॉक पर्वत अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न जो तनाव मूलक और संपीड़न बल जैसी प्रक्रियाओं से दरार के परिणाम, यानी जो दरारें बन जाती है ना, उनकी वजह से ब्लॉक पर्वत बनते हैं। ये 2 भ्रंशों के मध्य उठी हुई भूभाग यानी घाटी की तरह होती है, एक ग्रेबन के दोनों तरफ उठे भूभाग को दर्शाते हैं। आगे आपसे पर्वत किसे कहते हैं और पर्वत के प्रकार भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। निम्नलिखित पर्वतों के प्रकार लिखो, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, अरावली हो गया और फ्यूजियाना हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो ब्लैक पर्वत का ही जो है एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वतमाला वलित पर्वत का एक प्रकार है। जो अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है भारत में, वो अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है। जो फ्यूजियाना पर्वतमाला है वो संचित पर्वत का क्या है? एक प्रकार है। अगला प्रश्न, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। ये कौन से वलित पर्वत से क्या है? घिरा हुआ है। तो तिब्बत का पठार जो है व्यापक रूप से 4500 मीटर में फैला हुआ है और ये एक बहुत ऊंचा पठार है। और ये जो है काराकोरम पर्वत, कोनलून पर्वत, टियानसेन पर्वत जैसे
वलित पर्वतों से क्या है, घिरा हुआ है। प्रश्न 10 आता है, भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन का हांगहो मैदान, ये किस प्रकार के मैदान के उदाहरण है। आगे हमें पढ़ना है मैदान और उनके प्रकार के बारे में। जो मैदान होता है वो समतल समतल आकृति का होता है। मैदान 3 प्रकार का होता है, आपने एक्सप्लेनेशन में सुना होगा। पहले मैदान का नाम है संरचनात्मक मैदान, संरचनात्मक मैदान। दूसरे का नाम है अपर्दित मैदान और तीसरे मैदान का नाम है निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक मैदान। मैदान 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान और उत्तर चीन का हमांगहो का मैदान निक्षेपणात्मक मैदान के तहत आता है और ये जलोढ़ मैदानों में से एक है और जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा में से एक है। अब एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ में बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके जो पाठांत प्रश्न है उन्हीं में से लिया है। पहला प्रश्न आता है इसमें कि बहिर्जात प्रक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। बहिर्जात प्रक्रियाओं को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है और उनके बारे में बताना है। आपको पता है एक अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित बल होता है। पृथ्वी की सतह पर ऐसा बल जो बाहरी स्रोत से लगता है या ऊर्जा प्राप्त करता है उसे बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाओं में कुछ चीजें आते हैं जिसका नाम क्या है, अपक्षय है। अपक्षय का मतलब क्या है, चट्टानों का टूटना, टुकड़े हो जाना, टूट जाना है, गलना, इसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। उसके बाद आता है अपक्षय के बाद आता है क्षरण आता है, जो नदियां, हवा, हिमनद, समुद्री लहरें चट्टानों को काटती और घिसती हैं और लेकर चली जाती हैं। फिर इनका लास्ट में क्या होता है, परिवहन होता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाते हैं। जाएंगे कैसे, परिवहन का मतलब कटे हुए पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। उसके बाद चौथा प्रोसेस आता है, उसको हम अवसादन बोलते हैं। अवसादन का मतलब होता है नदियां, हवा, समुद्र या हिमनद इन पदार्थों को ले जाकर जमा कर कर एक नई आकृति बनाती है, उसको हम अवसादन भी कहते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाओं को सतह संतुलन अथवा श्रेणी परक प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। प्रश्न आता है बहिर्जात प्रक्रियाओं का दूसरा नाम क्या है, सतह संतुलन। आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती है, प्रतिस्पर्धी होती है। वे प्रक्रियाएं जो बहिर्जात बलों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। इनकी ऊर्जा और सामग्री पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट अवरोध और प्रतिधारण भंडार के रूप में रहती है। बहिर्जात प्रक्रियाओं के ऊर्जा के स्रोत 2 हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया था। एक है सौर विकिरण और दूसरा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा। इसके दोनों स्रोत अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को बाहरी रूप से प्रभावित करती हैं, यानी प्राकृतिक कारकों के कारण पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाली शक्तियों को बहिर्जात प्रक्रियाएं कहा जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान के आकार में परिवर्तन बाहरी कारकों के कारण होता है, जैसे बाहरी कारक हवा और बारिश हो गया, इन्हीं को हम बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि विभिन्न भू आकृतिक कारकों द्वारा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के तंत्र की क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। फिर से हम जानते हैं बहिर्जात बल किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो बाहर से लगने वाले बल होते हैं, बाहरी स्रोत से लगते हैं, उसे बहिर्जात प्रक्रिया कहते हैं। ये बल पृथ्वी की सतह को काटते, घिसते और नई नई आकृतियां बनाए जाते हैं। बहिर्जात बलों में अपक्षय आता है। अगर आपसे पूछे अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना या बिखरना होता है। अपक्षय 3 प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक होते हैं। फिर क्षरण होता है, फिर परिवहन होता है और उसके बाद में क्या होता है, अवसादन होता है। यदि आपको ये प्रोसेस क्या है समझ में आ गया होगा। विभिन्न कारकों के द्वारा जो बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाओं के तंत्र पर नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार का तापमान होता है और उनके भौतिक जलवायु क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। इन प्रक्रियाओं के घटित होना प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है, यानी बहिर्जात प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। जैसे आपको पता है पूर्व और पश्चिम की ढलान की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण की ढलान में तापमान में क्या होता है, अंतर ज्यादा होता है। विभिन्न कारकों के कारण एक क्षेत्र की जलवायु दूसरे क्षेत्र से क्या है, अलग अलग होती है। कहीं पे ज्यादा सर्दी होती है, कहीं पे गर्मी होती है। जैसे बहता पानी हो गया, पवन हो गया, लहर हो गए, ग्लेशियर हो गए आदि से चट्टान के मलबे का अधिग्रहण और ये परिवहन करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, निक्षेपण अपर्दन के परिणाम के कारण होता है। जब अपर्दन होगा यानी जो चट्टाने होंगी वो कटेंगी, बहेंगी, फिर उसके बाद निक्षेपण होता है। पहले अपर्दन होता है, फिर निक्षेपण होता है। अपर्दन, निक्षेपण अपर्दन के परिणाम के कारण होता है, क्योंकि अपर्दन कारक कम ढलानों पर वेग और ऊर्जा
जो है खो देते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाए गए पदार्थ वहां पर जमने लगते हैं। आमतौर पर अपरदन कार्य संक्षारण, विलयन, घिसाव, जलीय क्रिया, परिहिमनत प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। संक्षारण या घर्षण प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के स्थूल पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अपरदन उपकरण ठोस पदार्थों के का रूप होता है जिससे अपरदन कारक टकराकर या रगड़कर या चट्टानों पर प्रहार करते हैं और रगड़ते हैं, जैसे नदियां, भूजल, समुद्र की लहरें, ग्लेशियर या अन्य होते हैं। विलयन की प्रक्रिया में चट्टानों के विघटन और अपघटन द्वारा घुलनशील पदार्थों को क्या है, अलग कर देते हैं, जैसे बहता जल, भूजल या समुद्री लहरों से प्राप्त पदार्थ। घिसाव द्वारा अपरदन के साधनों या यंत्रों को आपस में रगड़कर पदार्थों का विलय किया जाता है, जैसे उछालकर, है ना, सत्समर्षण द्वारा, पवन द्वारा उड़ाकर अलग करना। जलीय क्रिया द्वारा चट्टानों की सामग्री को ठोस कर हटाया जाता है, जैसे नदियों के द्वारा घाटी के पार्श्वों का कटाव होता है। अपवहन हवा द्वारा रेत और धूल के कणों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उसे अपवहन कहते हैं। परिहिमनदीय कारक जैसे मृदा समर्पण, हिम अपरदन द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न भू आकृतिक कारक है जिनके तहत अपरदन, परिवहन, निक्षेपण की प्रक्रियाएं की जाती है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि वो भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत जो है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होते हैं। अब उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि मैदान मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। मैदान, पर्वत और पठार तीनों के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। मैदानों ने विभिन्न प्रकार से मनुष्यों को क्या क्या प्रभावित किया है, इसलिए मैदान जो है ये महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि अति उपजाऊ मिट्टी होती है मैदान में। मैदान अति उपजाऊ मिट्टी के स्रोत है, क्योंकि मैदान क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ, गहरी और समतल होती है, इसलिए मनुष्य की जो है सिंचाई के साधन बड़ी सरलता से विकसित कर लेता है। मैदानी क्षेत्रों को इसलिए विश्व की खाद्य टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा आता है उन्नत परिवहन और संचार प्रणाली, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। मैदान उन्नत परिवहन और संचार प्रणाली के साधन होते हैं। इनकी भूमि समतल होने के कारण यहाँ निर्माण कार्य कर सकते हो, ये सब बेहतर स्थितियां होती है, जैसे सड़क का निर्माण हो गया, रेलवे का निर्माण हो गया। परिवहन के साधन के रूप में जलमार्गों का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार मैदान परिवहन और संचार की दृढ़ व्यवस्था करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण रीजन क्या है, अनुकूल जलवायु होती है। मैदान मानव के लिए अनुकूल जलवायु वाला क्षेत्र होता है। मैदानों के पास कई प्राकृतिक कारक होने के कारण यहाँ का प्रतीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक नहीं होता, वर्षा भी अधिक होती है, जैसे नदियां, नहरें, खाड़ियां, झीलें, तालाब भी होते हैं। अनुकूल जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अगला आता है मैदानों के अंदर उद्योगों का विकास कर सकते हैं, और मैदानों को हम सभ्यताओं का केंद्र भी कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में विकास के कारण कई सभ्यताओं को विकसित होने का मौका मिला है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और नील घाटी सभ्यता मैदानी क्षेत्रों में ही फली फूली है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों को इन सभ्यताओं को पालने के रूप में जाना जाता है। ये मैदान सभ्यताओं का केंद्र माने गए। मैदान मनुष्य के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का काफी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये मैदान के बारे में था। मैदान 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पहाड़ों को पृथ्वी की पवित्र भूआकृति क्यों कहा जाता है। पहाड़ पृथ्वी की पवित्र भूआकृति होती है। पहाड़ों को पृथ्वी की पवित्र भूआकृतियां भी कहा गया है, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा लोगों के द्वारा पहाड़ों को पवित्र स्थान माना गया है। पहाड़ों की विभिन्न ऐसी प्राकृतिक विशेषताएं जो उन्हें पवित्र भूआकृतियों का दर्जा दे देती है। पहाड़ों पे ऊंचे शिखर, चोटियां, चारों ओर घूमने वाले बादल, बादलों की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की ऊंचाई से बहने वाले जल पहाड़ के रहस्य और पवित्रता क्या करते हैं, ये प्रदान करते हैं। पहाड़ पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग होता है, जो आमतौर पर आकस्मिक ढंग से उभरा होता है। पारंपरिक रूप से पहाड़ पवित्र भूआकृति के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत विश्व के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक है, क्योंकि जहाँ साक्षात शिव विराजमान है, इसलिए यह पर्वत हिंदुओं के लिए क्या है, सबसे पवित्र माना गया है। कुछ धर्मों के लिए पवित्र भूआकृति जो है आकृति के केंद्र है, यानी जो पवित्र भूआकृतियां होती है वो केंद्रीय होते हैं। यह माना गया है कि पहाड़ का सबसे प्रतीकात्मक पहलू शिखर होता है। यह पहलू स्वर्ग और अन्य धार्मिक क्षेत्रों के करीब होता है। नंदा देवी पर्वत, फूजी पर्वत, अंगुक पर्वत, सिनाई पर्वत ये पवित्र भूआकृतियों के उदाहरण हैं, और ये पर्वत विभिन्न धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक स्थान पहाड़ों पर बने होते हैं। ये लोगों की आस्थाओं का भी क्या है, प्रतीक है। अब आपके एग्जाम में अंतर वाले प्रश्न भी क्या है, पूछ सकता है। निम्नलिखित के बीच में अंतर करना है आपको।
निम्नीकरण और अधिवृद्धि में क्या अंतर है? निम्नीकरण का मतलब जानते हो, जो कटाव होता है, बहाव होता है, इससे गड्ढा बन जाता है खाई टाइप की। अधिवृद्धि का मतलब क्या होता है? उसको जब पाटने का काम किया जाता है। निम्नीकरण और अधिवृद्धि प्रक्रियाएं, निम्नीकरण और अधिवृद्धि दोनों ही बहिर्जात प्रक्रियाओं के तहत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। निम्नीकरण के तहत पृथ्वी के उभरे भाग के विघटन के बाद अपक्षयित सामग्री नीचे के भागों से जाने से तल जो है नीचा हो जाता है। लेकिन अधिवृद्धि में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। पृथ्वी के उभरे भाग के विघटन के बाद अपक्षयित सामग्री का क्या होता है? जमाव हो जाता है। इस जमाव को उच्चयन कहते हैं। पृथ्वी का निम्नीकरण बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप क्या है? होता है। जबकि पृथ्वी की अधिवृद्धि तलछट के जमाव से संबंधित होता है, यानी जब जम जाता है तो अधिवृद्धि कहते हैं, जब कटता है तो उसे निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नदी की सतह जैसे धारा या तल या बाढ़ के कारण मैदान कम होते हैं, जबकि अधिवृद्धि प्रक्रिया के द्वारा नदी प्रणाली में भूमि की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। निम्नीकरण प्रक्रिया में भू आकृतियों की ऊंचाई खत्म होती है, जबकि अधिवृद्धि प्रक्रिया में भू आकृति की ऊंचाई बढ़ने लगती है, क्योंकि अधिवृद्धि भूमि की सतह का क्या होता है? समतलीकरण होता है। और अपघटन द्वारा निम्नीकरण के तहत चट्टानी पदार्थों को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है? हटाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह में सामान्य कमी आ जाती है। लेकिन अधिवृद्धि में क्या होता है? चट्टानी पदार्थ के जमा होने के कारण दोबारा से सतह क्या होता है? वो ऊपर उठ जाता है। उसके बाद दूसरा अंतर आता है, अंतर पर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार में क्या अंतर है? पहले हम जान लेते हैं अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं। जो पठार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में होते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए इधर, इनके बीच में जो होता है उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला के पर्वत, यानी इधर भी पर्वत होता है और इस तरफ भी पर्वत होता है, इनके बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत ऊंचे और सीमित क्षेत्रफल वाले होते हैं। जैसे तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की परतों के मुड़ने या ऊपर उठने से होते हैं और ये सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन महाद्वीपीय पठार क्या होता है? जो पठार किसी महाद्वीप के भीतर फैले होते हैं और चारों तरफ उसके पहाड़ नहीं होता, उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। महाद्वीप के भीतरी भाग में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये कम ऊंचाई वाले होते हैं, परंतु बहुत बड़े विस्तृत होते हैं। जैसे दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार का क्या है? एक एग्जाम्पल है। अंतर पर्वतीय पठार महाद्वीपीय पठार में क्या अंतर है? वे पठार जो वरित पर्वत श्रृंखला की सीमा पर आंशिक या संपूर्ण रूप से अंदर स्थित होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। वे पठार जो महाद्वीपीय उभार या बेसिक लावा सीड्स के क्षैतिज प्रसार से निर्मित होते हैं, उन्हें महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार क्या है? जो कि 4500 मीटर की से भी ज्यादा ऊंचा है, वो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। यह पठार हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, टियानसेन जैसे पर्वत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नेक नदी पठार और भारत के महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, ये महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। अंतर पर्वतीय पठार में ऊर्ध्वाधर संचलन क्षैतिज चट्टानों के भूरूप को समुद्र तल से हजारों मीटर के ऊपर उठा देता है, जबकि महाद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी के कारण लावा की चादर के प्रचार के रूप में हुआ है, जबकि जहां बड़े क्षेत्र पर गहराई वाले लावा का प्रचार होता है। कोलोराडो का पठार, मेक्सिको, बोलीविया और ईरान के पठार अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण, जबकि वृहद भारतीय पठार अरब, स्पेन, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पठार, ये सारे क्या है? महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल है। अंतर पर्वतीय पठार पर्वतों से घिरे होते हैं, जबकि महाद्वीपीय पठार चट्टान के स्तर की क्षैतिज प्रकृति में बिना किसी गति के एक तरफ क्या होते हैं? झुके होते हैं। तो ये हमारा क्या था? पठार के बारे में था। अगला प्रश्न आता है, संक्षारण और संघर्षण में क्या अंतर है? ये भी पढ़ लेना, आप बहुत आसान है। अब आपका इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन आते हैं। मैप में क्वेश्चन क्या आता है कि संसार के रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति के बारे में बताओ। रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत, तिब्बती पठार, हिमालय पर्वतमाला, सिंधु का मैदान और माउंट फूजियाना। ये यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वलित पर्वत के बारे में बताया गया है। ए का मतलब ये रॉकी पर्वत है, इसका नाम क्या है? रॉकी पर्वत। उसके बाद ये बी एंडीज पर्वत है, जहां पर सी है। सी कहाँ पर है? ये सी है यहाँ पे, इसका नाम मतलब क्या है? आल्पस पर्वत। जहां पर डी है, इसका मतलब ये हिमालय पर्वत आ गया। ई फोर का मतलब क्या होता है? ई एटलस पर्वत हो गया, ये एटलस पर्वत। एफ का मतलब होता है दक्षिणी दक्षिणी ऑल्प्स हो गया। जी का मतलब यूराल पर्वत और एच का मतलब क्या होता है? एपलोचियन पर्वत। यानी ये प्रमुख पर्वत है जो आपके एग्जाम में मैप में आ सकते हैं इस चैप्टर से। इसको आप अच्छे से
मैप में इसकी प्रैक्टिस करना, अल्फाबेट से ध्यान रखना। एक बार ये पर्वत के प्रकार देख लेना। पर्वत के प्रकार ऊंचाई के आधार पे निम्न पर्वत, ऊंचे पर्वत, साधारण पर्वत और अधिक ऊंचे पर्वत। पर्वत स्थिति के आधार पे महाद्वीपी पर्वत, महाद्वीपी पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पे विवर्तनिक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इसमें वलित, बृहस्पति, गुंबद है ना। उत्पत्ति के समय के आधार पे पूर्व कैम्ब्रियन है ना। कौन कौन से पर्वत है, ये पर्वत के प्रकार। उसके बाद पर्वतों से क्या क्या महत्व है, संसाधनों का भंडार है, पानी के प्रचुर मात्रा के स्रोत हैं, जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, अनुप्रवाह में उपजाऊ मैदानों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, ये सब क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, कई आदिवासी क्षेत्रों लोगों का मूल स्थान है, प्राकृतिक राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है इनका, पर्यटन के लिए आकर्षक केंद्र है, पृथ्वी पर पवित्र भूआकृति के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा पठार। पठार 3 प्रकार का होता है, अंतर पर्वतीय पठार, पिडमोंट पठार और महाद्वीपी पठार। इन तीनों प्रकार के पठार के बारे में याद करना है। फिर उसके बाद में आता है पठारों का क्या महत्व है, कि खनिज का भंडारण है, जल प्रपातों झरनों का जन्म स्थान है, शीतल जलवायु है, कृषि और पशुपालन के लिए उपयोगी है, पर्यटन के लिए आकर्षक है। फिर उसके बाद आते हैं मैदान। मैदान 3 प्रकार के, संरचनात्मक मैदान, अपर्दित मैदान, निक्षेपण मैदान। अब उसके बाद में मैदानों का भी क्या महत्व है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अति उपजाऊ क्षेत्र है, उन्नत परिवहन और संचार प्रणाली देते हैं, अनुकूल जलवायु होती है, उद्योगों का विकास होता है, सभ्यताओं का केंद्र होता है मैदान, है ना। ये सभी प्रश्न मैंने क्या किया, आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जल्द से जल्द वीडियो को आगे बढ़ा कर देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है, 15 तारीख को है। मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आपको कराने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।